हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें पिछले वीडियो तक हम डिस्कशन कर चुके हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे मेंडलीव पीरियडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियडिक लॉ है वो क्या है। मेंडलीव पीरियडिक टेबल देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एक यहाँ पे 2-3 वीडियोज के अंदर हमें कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आज के वीडियो के अंदर हम मेंडलीव पीरियडिक लॉ को डिस्कशन कर लेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेंडलीव पीरियडिक टेबल को थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम इसकी अचीवमेंट्स को डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लिमिटेशंस को डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से 2-3-4 पार्ट के अंदर हम इसको बांट करके पढ़ेंगे, ताकि यहाँ पे आपको भी समझने के अंदर प्रॉब्लम ना हो, और पूरा जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है, उसको भी हम कवर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले जब बात मेंडलीव की आती है तो इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, मेंडलीव ने सबसे पहले तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन दिया। कोई बोलेगा कि सबसे पहला पीरियडिक क्लासिफिकेशन किसने दिया। देखिए, जो सबसे पहले डोबेर्नियर आए थे, डोबेर्नियर ने क्या दिए थे, अपने ट्राइड्स दिए, मतलब 3-3 के ग्रुप बनाए उन्होंने। ये बात कब की थी, ये बात थी आपके पास, देखिए यहां पे 1829 की, 1829 की बात थी। उसके बाद यहां पे कौन आए, न्यूलैंड आए, जिन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, पर उन्होंने पीरियडिक क्लासिफिकेशन नहीं दिया। वो बात थी कब की, आपकी 1865 की बात थी। और उसके बाद आते हैं मेंडलीव, कब, 1869 के अंदर, 1869 के अंदर। तो सबसे पहला पीरियडिक क्लासिफिकेशन है वो मेंडलीव ने दिया था। इसलिए मेंडलीव को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने बहुत यहां पे आगे आने वाले जो एलिमेंट्स थे उनके लिए भी अपनी पीरियडिक टेबल में गैप्स छोड़ दिए थे। अचीवमेंट्स के अंदर हम डिस्कशन करेंगे ये सारी बातें। और जितने सारे 63 एलिमेंट्स थे इनके टाइम पे, 63 एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो चुके थे, और पूरे 63 एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। न्यूलैंड नहीं कर पाए थे, न्यूलैंड के टाइम पे 56 थे, उसमें से केवल 20 एलिमेंट को ही वो कर पाए थे। डोबेर्नियर हैं वो भी नहीं कर पाए थे, केवल 9 एलिमेंट्स को कर पाए थे। उनके टाइम पे 15-16 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, इनके टाइम पे 63 थे, और इन्होंने पूरे 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो अचीवमेंट्स के अंदर ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, फिर इनकी क्या कमियां रही वो लिमिटेशंस वाले वीडियो में हम देखेंगे। पर आज हम देख रहे हैं मेंडलीव पीरियडिक लॉ है वो क्या कहता है। लॉ है वो सिंपल सी एक छोटी सी बात कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो यहां पे इनका लॉ है मेंडल का, जो मेंडल ने अपना लॉ दिया, वो क्या कहता है कि सारी जो किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास पे, एटॉमिक वेट पे, एक ही बात है, उस पर डिपेंड करती है। उनका जो एटॉमिक मास जैसे जैसे चेंज होता है उसी के हिसाब से उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। और मेंडलीव ने जो अपने पीरियडिक क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने जो एटम्स को, यानी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया, वो भी इसी के अकॉर्डिंगली किया। जैसे जैसे मास इंक्रीज होता गया वहां वो उन एलिमेंट्स को रखते गए, ठीक। और जो उन्होंने, जहां पे उनका मास के बीच बहुत ज्यादा गैप दिखा, जैसे मान लो किसी का मास है वो 1 है और किसी का मास 100 है, तो बीच में बहुत गैप मिल गया, तो उन्होंने बीच में कुछ खाली यहां पे स्पेस छोड़ दिए, वहां पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए कि भाई इन फ्यूचर कोई एक एलिमेंट आएगा और उसको तुम यहां पे पुट कर देना। मतलब इनकी जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन था, इनका पूरा बेस ही क्या था, एटॉमिक मास था। अच्छा, एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई करने का इनको आइडिया आया कहां से, तो इनसे पहले केमिस्ट थे जो कि हैं लोथर मेयर। वैसे तो लोथर मेयर है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, वैसे उनको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना भी नहीं है, लेकिन उनकी कुछ एक छोटी सी बात है जो यहां पे मेंडलीव ने यूज करी अपना जो पीरियडिक लॉ है वो देने के लिए। तो उसके लिए हम जरूर लोथर मेयर को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमने अभी भी बात करी एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास के बारे में लोथर मेयर ने यह कहा कि जो एटॉमिक मास है वो पीरियडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक वॉल्यूम का। एटॉमिक वॉल्यूम का, वॉल्यूम तो आप समझते होंगे, वॉल्यूम क्या चीज है। यहां पे देखिए ये रूम है जहां पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये रूम तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपके घर में जहां भी आप बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पे रूम होगा, या आपके घर में जरूर बहुत सारे रूम होंगे ही। वो जो रूम है उसका एक वॉल्यूम है, यानी एक रूम के अंदर आप कॉटन भर दीजिए, पूरा रुई को भर दीजिए, ठीक है। उसी रूम के अंदर आप गेहूं को भर दीजिए, उसी रूम में आप आयरन को भर दीजिए,
तो ज़्यादा कॉटन भरा जाएगा कि यहाँ पे आयरन भरा जाएगा कि या आपके पास गेहूं भरे जाएंगे। ये जो जितना मटेरियल उसमें भरा गया है उसका जो एरिया है पूरा LBH, वो क्या है आपका वॉल्यूम है। तो हमने यहाँ पे यानी लोथरमेयर ने देखिए क्या कहा कि जो एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, ये एक दूसरे पे अच्छी तरह से डिपेंड करते हैं। अगर एटॉमिक वॉल्यूम चेंज हुआ तो एटॉमिक मास भी चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मास चेंज हुआ तो एटॉमिक वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अब मैनलिफ ने यहां से देखिए क्या बात उठाई, उन्होंने क्या कहा कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है, मान लो हमारे पास ये कोई एक एटम है। अब एटम के अंदर आपको पता है एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, वो सेल के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम है वो क्या है। देखिए यहां पे ये जो जगह है, आप इस ये पूरा एरिया अगर निकाल लें तो इस एटम का ये वॉल्यूम हो गया। वहीं पे हम एक दूसरा एटम ले रहे हैं, देखिए हमारे पास ये एक और एटम है, इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। इसके बीच में ये न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और ये जो एरिया है, ये जो पूरा बीच बीच का एरिया है, ये हम निकाल लेते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब इन दोनों एटम्स के बीच में वॉल्यूम का थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा। तो इन्होंने ये कहा, किसने, मैनलिफ ने, कि भाई ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना किसकी, किसी भी एक एलिमेंट की, वो सारी इनके एटॉमिक वॉल्यूम जैसे जैसे चेंज होते हैं चेंज हो जाती हैं। समझ गए बात। देखिए क्या कहा कि जैसे ये एक एटम है, इसका कुछ भी वॉल्यूम है, हमें नहीं पता इसका 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। ये जो एक दूसरा एटम है, इसका भी कुछ ना कुछ एक वॉल्यूम है। अब हमें नहीं पता ये कितना है, लेकिन एक वॉल्यूम और ये दूसरा वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम अलग अलग हैं, दोनों एटम्स के वॉल्यूम अलग अलग हैं, तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। ठीक है, पहली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या कहा कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये सेम किसी न किसी दूसरे एटम का भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वॉल्यूम केवल एक ही एटम का है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सारे एक साथ रखे जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सभी की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। तो इसका मतलब ये कहना था कि इनका वॉल्यूम भी एक जैसा है। मतलब इनका जो ये वॉल्यूम है ना, इनका जो ये वॉल्यूम है वो भी एटॉमिक वॉल्यूम है, वो भी एक जैसा है, सेम है। मतलब जब एटॉमिक वॉल्यूम रिपीट होगा दूसरे किसी एलिमेंट का, तो इस एटम की और वो जो दूसरा एलिमेंट है जिसका एटम, उसका सेम वॉल्यूम है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। जैसे यहां पे हम कह सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन सभी का एटॉमिक वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो यहां पे सेम होगा। इसी की वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम है। और लोथरमेयर ने क्या कहा, लोथरमेयर ने हमें पहले ये बात बताई कि भाई जो एटॉमिक वॉल्यूम है ये डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक मास पे। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज होता है, एटॉमिक वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास एलिमेंट है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं या एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं। एक ही बात है भाई, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे, एटॉमिक वॉल्यूम पे, और एटॉमिक वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक मास पे। भाई जेड है वो वाई पे डिपेंड करता है और वाई है वो एक्स पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली जेड है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। भाई तीन चीजें हैं आपके पास, एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई और तीसरा हो गया जेड। एक्स है वो वाई पे डिपेंड करता है, यानी वाई है वो एक्स पे डिपेंड करता है, और जो जेड है वो वाई पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जेड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, या फिर एक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे डिपेंड कर रहा है। ये भी तो दोनों एक दूसरे के रिलेट हुए ना, दोनों एक दूसरे से रिलेट हम इनको करवा सकते हैं। ठीक वैसी ही बात हुई। तो लोथरमेयर ने हमें इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, लोथरमेयर ने हमें बताया कि जो एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम है वो एक दूसरे के पीरियडिकली चेंज होते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कि एटॉमिक मास चेंज हो गया और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, या फिर वॉल्यूम चेंज हो गया मास चेंज नहीं हुआ। एक दूसरे के पीरियडिकली चेंज होते हैं। अगर एक चीज चेंज होती है तो दूसरी भी जरूर चेंज होगी। ठीक, और फिर मैंडलीफ ने इसी बात को उठाया और अपना मैंडलीफ पीरियडिक ला दिया और कहा कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी एक एलिमेंट की, सोना एक एलिमेंट है, आयरन लोहा एक एलिमेंट है, कॉपर तांबा एक एलिमेंट है, आर्गन आर्गन गैस हो गई वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस हो गई, ये सभी क्या है, एक एलिमेंट है। सभी के सभी एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज
उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। बताया तो ये था कि एटॉमिक वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं, पर एटॉमिक वॉल्यूम के साथ पीरियडिकली एटॉमिक मास भी चेंज होता है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। और यहीं से ये जो मेंडलीफ पीरियडिक लॉ है वो निकल के आया। पीरियडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर उनका एटॉमिक मास और वेट चेंज होता है तो डेफिनेटली उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, और जब सेम वॉल्यूम आएगा तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। तो ये था आपका मेंडलीफ पीरियडिक लॉ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि मेंडलीफ पीरियडिक टेबल है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि मेंडलीफ पीरियडिक टेबल क्या है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में अचीवमेंट्स मेंडलीफ पीरियडिक टेबल की, फिर लिमिटेशंस की, क्यों मेंडलीफ फेल हुए, सारी बात करेंगे हम। तो ये अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर यहाँ पे आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।